हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। तो लास्ट वीडियो में ये चीज़ आपको बताना भूल गया था। तो इसमें आपको जो है देखो, मैंने आपसे हमेशा कहा है जो आपका चैप्टर है उसके लास्ट में कीवर्ड्स और व्हाट यू हैव लर्नड ये दिया होता है। तो ये जब आप पढ़ोगे तो आपका ये हो जाएगा क्या, ये जब आप पढ़ेंगे तो रिविजन टाइप का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी होती, पूरे चैप्टर की समरी मान लीजिए। तो इसको जरूर पढ़ा करें आप। और ये कीवर्ड्स हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इनको आपको अगर ये कीवर्ड्स याद कर लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स 3 जो है वो उसके सब ग्रुप दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट देख लेते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर एनिमल की बात करें, ओनली एनिमल्स, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सैंक्चुरीज। क्या आएगा, सैंक्चुरीज, सैंक्चुरी बोलो, सैंक्चुरी। ठीक है, करें स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। तो उनको, उन स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था कौन सी, एंडेमिक। तो एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं उनको, है ना, जो पर्टिकुलर एरिया को ही बिलोंग करती हैं और कहीं आपको नहीं मिलेंगी। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस। क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन बोल सकते हो या क्लाइमेटिक चेंज या क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। 2 में करें डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। आपको बताना है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहला आपका क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जो है वो हम एनिमल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, एनिमल्स को। लेकिन अब जब हम बायोस्फीयर की बात करें तो पूरा जो है वो कंजर्व करेंगे, किस चीज को, बायोडाइवर्सिटी को। उसके अंदर पेड़ वगैरह सारी चीजें होंगी, है ना। अब यहाँ पर अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ में दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना। तो ये सेंचुरीज हो गया, इधर आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो पहला पॉइंट आप लिख दें कि ये एरिया एक स्मॉलर एरिया होता है, पहली बात तो, है ना, कि एरिया विद इन विच वाइल्ड एनिमल्स। तो सिर्फ एनिमल्स की बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, वाइल्ड एनिमल्स को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर, फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर। यहाँ हम बात करेंगे किसकी, कि यहाँ पर एक ऐसा एरिया होता है, ये बिगर एरिया होगा। कौन सा एरिया होगा, ये बिगर एरिया होगा एज कम्पेयर टू वाइल्ड सेंचुरीज। और इसमें हम कंजर्व करते हैं किसको, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपका जो है वो सब कुछ आ जाएगा, पेड़ पौधे वगैरह सब हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपका हम बल्कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो आपके ट्राइब्स वगैरह हैं, उनको भी प्रिजर्व करते हैं, उनको भी कंजर्व करते हैं। ठीक है, करें कि यहाँ पर जो है वो आपका एक ऐसा हैबिटेट है जिसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स की और वाइल्ड एनिमल्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि सेवर, इसके अंदर हम जो है इसमें सिर्फ हम वाइल्ड लाइफ एनिमल की बात करेंगे, ओनली वाइल्ड लाइफ एनिमल। ठीक है, वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम सेवरल लाइफ फॉर्म, जैसे इसके अंदर हम प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जैसे आपका मैंने भी बताया था आपको कि यहाँ पर हम जो है वो ट्राइब्स वगैरह भी इनमें हम उनको बचाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हो। यहाँ पर जैसे आपने अभी पढ़ा था लास्ट चैप्टर, इसी चैप्टर में लास्ट वीडियो में, तो उसका नाम भी लिख सकते हो। अगर आपको और लिखना है तो आप लिख दें कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, क्या लिख दें आप यहाँ पर, कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पर आप लिख दें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सतपुरा, आपने पढ़ा था सतपुरा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा एग्जाम्पल भी यहाँ दे सकते हैं। फिर हम बात करें जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जू जो है वो आर्टिफिशियल प्लेस है, ये आपका क्या है, नेचुरल हैबिटेट है। क्या है, तो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड प्लेस में यहाँ पर हम एनिमल्स को रखते हैं। यहाँ पर जो एनिमल रखेंगे वो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है ना। और यहाँ पर हम पब्लिक जो है वो पब्लिक के एग्जीबिशन के लिए काम करते हैं, जू के अंदर लोगों को दिखाने के लिए, समझ रहे हैं। और यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जो है वो हम जो है वो एक्सटर्नल डेंजर से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एक्सटर्नल डेंजर में आपके जो है वो बहुत सारे पूचर्स नहीं होते हैं, वो उन लोगों से भी हम बचाते हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो कंडीशंस हैं जू के अंदर, इसमें कभी कभी एनिमल जो होते हैं वो मर जाते हैं, है ना। तो क्योंकि वो नेचुरल जो आर्टिफिशियल आपने कंडीशन उनको दी, उनको वो अडॉप्ट
नहीं कर पाते, कभी कभी वो अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो ये तो इनका नेचुरल हैबिटेट है, उनको वो अडॉप्ट वो ऑटोमेटिकली कर लेंगे, ठीक है, इस केस में। अब इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इंडेंजर्ड मतलब जो खत्म होने के कगार पे हैं, द स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, इनको हम क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। एक्सटिंक्ट जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, जैसे आपका डायनासोर हो गया, यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिखोगे इंडेंजर्ड में टाइगर हो गया, ठीक है, बंगाल टाइगर है ना, वो आप बोल सकते हो, ब्लू व्हेल बोल सकते हो, है ना, बहुत सारे हैं आपके। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होगा, फ्लोरा मीन्स फ्लावर, फ्लावर मीन्स प्लांट, है ना, फ्लोरा क्या होगी, प्लांट होगा, फौना मीन्स एनिमल हो गया इसका जो आप। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर फ्लोरा की बात करें तो ये पूरा कलेक्टिवली मतलब प्लांट लाइफ को हम इससे डिनोट करते हैं कि कलेक्टिव नेम ऑफ द प्लांट लाइफ, पूरी प्लांट लाइफ। और ये कहता है इट इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ द एनिमल लाइफ इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप जो है एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो लंगूर बोल सकते हो, यहाँ पर आप जो है वो टाइगर बोल सकते हो, ठीक है, कहाँ पर, नीलगिरी रीजन्स के अंदर। यहाँ पर प्लांट का नाम लिख लें आप, स्पर्स, है ना, हॉगवीड, ये प्लांट के नेम है जो खत्म जो है वो खत्म नहीं, ये जो प्लांट के नेम है जो आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, नीलगिरी रीजन्स में। हाँ, बायोस्फीयर जो अभी हमने देखा था ना नेशनल पार्क के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, सतपुरा वाले में, सतपुरा वाले के अंदर, तो उसमें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। तो आपको डिफॉरेस्टेशन के जो है वो डिस्कस आपको इफेक्ट बताना है कि अगर डिफॉरेस्टेशन करोगे तो वाइल्ड एनिमल्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, विलेजेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अर्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और नेक्स्ट जनरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल की अगर बात करें तो जब भी आप ट्री को ख़त्म करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे, तो होगा क्या उससे, उससे होगा कि पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो पर्टिकुलर जिस एरिया से आप जो है वो, मान लो इस एरिया से आपने ट्री जो है वो ख़त्म कर दी, इसी एरिया में बहुत सारी जो है हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड एनिमल्स भी यहाँ रह रहे होंगे, है ना, बहुत सारे। अब ये जो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो ये बहुत सारे पर्पज़ के लिए हो सकता है, मैंने आपको बताया, ये जो है वो आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर आप घर बनाने के पर्पज़ से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके अंदर जो आपके बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा इकोसिस्टम इस पार्ट का, और इसके अंदर जो रहने वाली बहुत सारी लाइफ है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, एक्सटेंक्ट हो जाएगी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एनवायरनमेंट पे आपको पता है CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो CO2 ये एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इस आपने डिफॉरेस्ट कर दिया तो CO2 की जो प्रेजेंस है वो बढ़ जाएगी, CO2 बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग आपका इफेक्ट होगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कंडीशन आपकी हो जाएगी वहाँ पे। अब कह रहे हैं विलेजेस पे क्या फर्क पड़ेगा, जब भी आप डिफॉरेस्ट करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, देखो अगर वहाँ पर आप डिफॉरेस्टेशन करते हो तो उससे विलेजेस पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपका यहाँ पर होगा, रूरल एरियाज़ की बात करें विलेजेस की, तो देखिए यहाँ पर जब भी आप जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और उस केस में विलेजेस पर इफेक्ट अगर आपको बताना है, तो जब भी आप डिफॉरेस्टेशन करोगे होगा क्या, उस एरिया के पेड़ों को आप काट देंगे, है ना, तो उस एरिया के जब पेड़ों को आप काटेंगे तो उसकी जो जब भी बारिश होगी तो वहाँ से सॉइल इरोजन होगा नहीं होगा, हाई स्पीड जो है वो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जब भी पेड़ होते हैं तो वहाँ पर आपको आंधी तूफान आपको बचा लेते हैं उस एरिया में। लेकिन मान लो कि वहाँ पर जो हवा चले तो उस हवा जो हाई स्पीड विंड जो होगी वो आपकी जो टॉप लेयर है उसको उड़ा देगी, और आपको भी आपके जो एरिया में जो गांव का एरिया है उस पर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ऊपर वाली लेयर है मिट्टी की वो उड़ गई, तो उससे होगा क्या, जो फर्टाइल लैंड है, जो फर्टाइल लैंड जिसमें आप अभी तक खेती कर रहे थे, ठीक है, खेती कर, जैसे यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन है और इसके बराबर में यहाँ पर खेत है, तो ये ख़त्म कर दोगे आप, तो जो हवा चलेगी तो इससे जो ऊपर वाली जो इसकी जो लेयर है इस वाली लैंड की, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी उड़ जाएगी, और इससे ये वाली लैंड भी आपकी क्या हो जाएगी, जो फर्टाइल लैंड थी वो किसमें, बंजर ज़मीन में या इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी या डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस 1-2 दिन का नहीं, ये प्रोसेस 100 ऑफ ईयर लग सकते हैं, 200 साल लग सकते हैं, 300 साल लग सकते हैं। उसकी बात करें सिटीज़ में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सिटीज़ की बात करें तो जब भी आप सिटीज़ की बात करें तो जब आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो बहुत सारा फ्लडिंग का जो है वो इशू हो सकता है वहाँ पर अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, CO2 बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी,
और ग्लोबल वार्मिंग से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे आपके शहरों का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। और वहाँ पर कंटिन्यूस पॉल्यूशन की वजह से भी आपका जो है जब भी आप देखो तो कंटिन्यूस पॉल्यूशन होगा, तो कंटिन्यूस पॉल्यूशन की वजह से आपका जो है वो आपकी जो लाइफ है वो अफेक्ट होगी, ठीक है। और वाटर साइकिल जो है वो एरिया में वो भी अफेक्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। हम अर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो वहाँ पर जब भी डिफॉरेस्टेशन होगा तो वहाँ पर डिजर्टिफिकेशन का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, जो फर्टाइल लैंड इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो गई, और वहाँ पर ड्राउट्स आ सकता है, सूखा पड़ सकता है, फ्लड्स आ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा वहाँ पर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। लगभग जो है हर चीज़ एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप और क्या लिख सकते हैं कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं आपकी, है ना, फ्लडिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें। कह रहे नेक्स्ट जनरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लो कि जो फर्टाइल लैंड है अब वो इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट होगी, तो नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, यहाँ पर क्या उगा पाएगी, कुछ नहीं उगा पाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम एनवायरनमेंट को, हमारा एनवायरनमेंट अगर डिफॉरेस्टेशन वजह से चेंज हो रहा है तो उसमें भी डायरेक्टली जो है वो आप, और इनडायरेक्टली जो है वो आप क्या कर रहे हैं, आप आने वाली जनरेशन के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, आपका सॉइल इरोजन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, डिजर्टिफिकेशन होगा, ड्रॉट होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप बोल सकते हो, फ्लड्स बोल सकते हो कि फ्लडिंग होगी, है ना, फ्लड्स वहाँ पर होंगे। और इसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आपको जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं फोर्थ में, व्हाट हैपेंस इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज। जब भी हम ट्रीज को लगातार काटते हैं, तो इसका भी एग्जाम्पल आप क्या बोल सकते हो कि जब आप ट्रीज को काटेंगे, है ना, तो हम नेचुरल जो हैबिटेट हैं उनको हम जो है, और जो इकोसिस्टम है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होगी, और हमारा टेम्परेचर जो है वो अर्थ का वो भी इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग जब होगी तो वाटर साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पहाड़ हैं, जो बहुत सारे बर्फ है वो आपकी पिघलेगी, और आपका जो समुद्र का लेवल है, वाटर लेवल, वो भी इंक्रीज होगा, तो उससे बहुत सारी मुश्किलात पैदा होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आपका वाटर साइकिल इफेक्ट करेगी, उसकी वजह से रेनफॉल, रेन आपकी जो रेन हो रही, रेनफॉल पैटर्न जो है वो भी चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से ड्रॉट और आपका फ्लड्स भी आ सकता है। यहाँ पर क्या आ सकता है, ड्रॉट्स एंड ये सब आ सकता है। और जब आपका फ्लड होगा तो सॉइल इरोजन होगा, है ना, सॉइल इरोजन होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पर, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, सारे टर्म जो है वो कॉमन है, आप लिख सकते हैं सारे टर्म्स को, ठीक है। चलिए अब सेकंड करें कि व्हाट हैपन इफ हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब। तो जब भी आप किसी भी एनिमल का जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहते हैं, और उसको आप डिस्टर्ब कर देंगे तो जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं एनिमल्स के लिए वो उसके लिए ख़त्म हो जाएंगी। उसके लिए उसका घर, उसका खाना, उसका पानी और प्रोटेक्शन जो है उसको मिल रहा है हैबिटेट से, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक टाइम के बाद जो है वो एनिमल को आप मजबूर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब खाने के लिए, खाना सर्च करने के लिए, वाटर सर्च करने, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन के लिए। और इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे को मार देंगे, ठीक है। एक दूसरे को मार सकते हैं, या फिर जो है वो जब एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएंगे तो उनको खाने के लिए एक दूसरे को मारेंगे, नहीं मारेंगे, तो वहाँ से बहुत सारे जो आपकी साइकिल थी वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। बहुत सारे एनिमल्स का नुकसान भी होगा। तो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज्ड, तो जब भी टॉप लेयर एक्सपोज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, आपका जो है इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो फर्टाइल लैंड थी। तो टॉप लेयर, क्योंकि जनरली जो होती है वो टॉप लेयर जो आपकी होती है ये वाली, तो ये जो लेयर है टॉप लेयर, ये मिट्टी है मान लो यहाँ से, तो ये जो टॉप लेयर की बात करें हम, तो ये टॉप लेयर अगर रिमूव होगी तो इसी यही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, और ये फर्टिलिटी अगर इसकी खत्म होगी तो आपकी बंजर ज़मीन बचेगी आपकी, और डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा वहाँ पर, है ना। कह रहे हैं कि लोअर जो ये वाली रॉक जो आपकी है ना, ये क्या होती है, ये रॉक स्ट्रक्चर मतलब हार्ड होती है। अब यहाँ पर तो आप जो है वो इसको, ये फर्टाइल बिल्कुल बहुत कम फर्टाइल होती है, और यहाँ पर जो है वो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, किसकी, जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है वो आपकी कम हो जाएगी, और आपको जो है वो बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर आपका जो है, देखो आपको खाने के लिए तो चाहिए, नहीं चाहिए, तो अगर आप वो सारी चीज़ें अगर प्रॉपर मिलती रहेंगी तभी तो आप सही रहेंगे, फिर उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कह रहे आंसर द बिलीव वाई शुड वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को हम क्यों कंजर्व करें, कह रहे कि
बायोडाइवर्सिटी इसलिए कंजर्व कर रहे हैं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, है ना, तो ये सब उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, इनको अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो और ये जो एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह ये एक दूसरे पर सर्वाइवल की तरह एक दूसरे पर मतलब डिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर हम उनको डिस्टर्ब कर देंगे तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी आपकी, उस एरिया की, उस एरिया इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आपको उसको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कह रहे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई? क्योंकि जो आसपास के लोग जो रह रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो पोचिंग कर सकते हैं, वो एनिमल्स को मार सकते हैं। ठीक है, तो और क्योंकि देखो होगा क्या, जो आसपास एनिमल है तो अब एनिमल जो है वो आसपास के एरिया में चलेगा तो लोगों ने उसको मार दिया, ऐसा भी होता है ना। तो और उसको मनी के लिए बेच सकते हैं, वो एनिमल को मार के उसकी खाल बेच सकते हैं, बहुत सारा ऐसा होता है ना, पोचिंग वगैरह होती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो सेफ नहीं कंप्लीटली आसपास के एरिया से। सम ट्राइबल्स डिपेंड्स ऑन द जंगल, ये बात सही है कि बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं वो जंगल्स पर डिपेंड करते हैं क्योंकि वो खाना अपना जो है वो फॉरेस्ट से ही लेते हैं, उनका जो फॉर्डर है ना, जो जानवर पालते हैं वो भी वहीं से उठाते हैं। एंड बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो वो डेली यूज़ करते हैं, वो सारे वो जंगल से यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट से ही वो यूज़ करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम जो है वो उस एरिया को डिस्टर्ब करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो ट्राइबल एरिया है, जो ट्राइबल्स हैं, इनको आप अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो एवरीडे उनकी लाइफ में जो चीज़ों की ज़रूरत है वो जंगल से लेते हैं, वो फॉरेस्ट से वो लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को बड़े लेवल पे काटना। कॉजेज हो गए, कॉजेज क्या हो जाएंगे, देखो कॉजेज का मतलब हो जाएगा जैसे मान लो हम अर्बन पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा कि गांव में जो है, गांव से लोग शहर में जा रहे हैं तो शहर के आसपास के एरिया को हम काट देते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है हमें। और हम बहुत सारे यूजेस के लिए कर सकते हैं, लकड़ी का यूज हो सकता है कि कोई भी लकड़ी जो आपकी है उसको यूज करने के लिए आप जो है पेड़ों को काटें, है ना। और फॉर एग्रीकल्चर के लिए भी आप पेड़ काट सकते हैं, समझे। कभी कभी का ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर आग लग सकती है, तो ये कॉजेज हो गए, आग लग सकती है तो बड़े लेवल पे वहां पर जंगल जो है वो जल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो हो जाएंगे कॉजेज। कॉन्सिक्वेंसेज के क्या होंगे, अगर आपने जंगलों को काट दिया तो उससे होगा क्या कि वहाँ से मिट्टी का एरोजन होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, फ्लड्स होगा, ड्राउट्स होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और वाटर साइकिल का डिस्ट्रप्शन। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ऊपर में हर जगह बता रहा था, ये भी आपको लिखना है। तो कह रहे हैं व्हाट इज रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक जो आपकी है क्या है, इट इज़ द, आप बोल सकते हो इस बुक के अंदर इट इज़ अ सोर्स बुक, है ना। सोर्स बुक है जिसमें इंटरनेशनल लिस्ट है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड हैं उनकी पूरी लिस्ट है इसमें, है ना, समझे। अब यहाँ पर जो यहाँ पर एक चीज याद रखना, IUCN याद रखना आप, है ना, ये आपको आगे क्लास 9th और 10th में ये चीज मिलेगी आपको, IUCN। तो IUCN जो होता है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्स है, इस बुक को मेंटेन करता है। रेड डेटा बुक को मेंटेन करता है। रेड डेटा बुक को मतलब कौन, इस बुक के अंदर पूरा मॉडिफिकेशन, इस बुक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कहना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या होगा, बहुत सारी वर्ड्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। फॉर क्यों करते हैं, क्योंकि जहाँ वो पहले रह रहे थे वहाँ की जो एनवायरनमेंट की कंडीशन थी वो चेंज हो गई, क्लाइमेट कंडीशन चेंज होने की वजह से वो दूसरी जगह चले गए, वहाँ जाके वो जो है वो एग देंगे, एग ले करेंगे, उसके बाद जो है वो जो है न्यू पॉपुलेशन को जो है वो बड़ा आगे प्रोसीड होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, इन ऑर्डर टू मीट एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द फैक्ट्रीज एंड द शेल्टर ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूसली कट, इज इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट, डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहे हैं कि जो सस्टेनेबल चीज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसकी यहाँ बात करें कि ये डिमांड जो है वो सही है
कि आप पेड़ों को काट रहे हैं फैक्ट्रीज के लिए? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नो। क्यों? कह रहे हैं कि जो आप ट्रीज जो काटते हैं इन ऑर्डर टू मीट द एवर ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है उसकी जो डिमांड बढ़ रही उससे हम पेड़ों काट रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं। कह रहे हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रह रही थी और उस फॉरेस्ट को आपने काट दिया। इससे आपने कितनी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, कितनी सारी लाइफ्स को। कह रहे द फॉरेस्ट प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ एयर फॉर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन। समझ रहे हैं आप? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन। तो होता क्या है, पेड़ हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पेड़ों से आती है। पेड़ क्या करते हैं? CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, हम ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो म्यूचुअल रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने हार्मफुल जो CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो वो कंज्यूम करते हैं और CO2 जो है वो रिलीज करते हैं। कह रहे हैं कि इसी वजह से जो नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं, आपकी फ्लड्स हो सकता है, ड्राउट्स हो सकता है, ये हम सब इनको जो है वो प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पेड़ों को काटना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, ये एकदम जस्टिफाई चीज़ नहीं है। करें कि हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ और ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू। ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो हम बात करें कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम अपने आसपास के एरिया में पेड़ों को लगाएं बहुत सारे, और हम लोगों को मोटिवेट करें कि आप पेड़ों को लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और हर वैरायटी की जो भी वैरायटी आपके यहाँ पर हो सकती है पेड़ों की, उन वैरायटीज़ को लगाएं। ठीक है, और नए नए ट्रीज को रेगुलर इंटरवल पे लगाएं। ये नहीं कि आप जो है वो आप बोल सकते हैं कि एक बार लगा दिया बस बहुत हो गया। आप एवरी ईयर आप देख लें कि अपने एरिया में इस पर्टिकुलर डेट को हमें लगाना है, और आप वॉलंटियर को कलेक्ट करें, मतलब उनको जोड़ें, अपने एक वो बना सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं, और वो हर घर घर जाके मतलब बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत सारी मतलब स्पेस है, और रोड के बराबर में जो आपके आसपास नहर है वहाँ पर आप लगा सकते हैं, उसके साइड से। तो ऐसी जगह आप जो है वो पेड़ों को लगा सकते हैं, और उससे आपको बहुत हेल्प होगी, आपके लिए भी होगी, और आपके एरिया में बहुत सारा इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल। तो डिफॉरेस्टेशन जब आप करेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि रेनफॉल जो है वो रिड्यूस हो जा रही है। क्या हो जा रही है? ये मैं आपको ऑलरेडी NCERT में गिवन है। करें जब भी आप ट्रीज को जो है रिमूव करेंगे पर्टिकुलर एरिया से, तो वहाँ पर क्या है होगा, क्या फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, जैसे आप बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 जो है क्या होगा, वो आपका कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप जब डिफॉरेस्टेशन करोगे तो पेड़ जो हमारे हैं उनकी अमाउंट कम हो जाएगी, और जब पेड़ हमारे कम हो जाएंगे तो CO2 भी वो एब्जॉर्ब कम से कम करेंगे, तो एनवायरनमेंट में CO2 की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। तो CO2 बढ़ेगी तो उससे होगा क्या कि हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, और उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, है ना। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो पैटर्न है रेनफॉल का वो चेंज होगा। तो आपके एरिया में हो सकता है पहले रेन होती हो, लेकिन अब वहाँ नहीं होगी, कहीं और होगी, और उसकी वजह से आपके एरिया में ड्राउट्स हो सकता है, रेनफॉल जो कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए करेंगे फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल पार्क इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप जो है वो इंडिया का मैप लें, और आपके एरिया में आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर जो है वो आप ध्यान दें कि आपका नेशनल पार्क उस एरिया में कहाँ पर है। आपके जो नियरेस्ट नेशनल पार्क होगा उसको आपको इंडिया मैप में, इंडिया का मैप आप जो है वो आपकी जो है वो आप कहीं प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, या ₹1 का मिलता है, किसी भी शॉप से जाके ले लें, किसी बुक शॉप से जाके। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें, और उसको जो है वो आप क्या करें, उस मैप के अंदर जो है लोकेट करें। ठीक है, और आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके एरिया में नेशनल पार्क कहाँ पर है। जिस जिस एरिया से आप वीडियो देख रहे हैं उस एरिया में नेशनल पार्क कहाँ पर है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, कह रहे हैं वाई शुड पेपर इज बी सेव्ड। कह रहे हैं कि हमें पेपर को क्यों सेव करना चाहिए। प्रिपेयर अ लिस्ट वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। तो कह रहे हैं कि आपको लिस्ट बनानी है जिससे आप पेपर जो है वो सेव कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, अब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 1 टन, लास्ट वीडियो में बताया था 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 70 फुल ग्रोन ट्रीज को कट करना पड़ता है। कितना? 70 फुल ग्रोन ट्रीज
फुल ग्रोन ट्रीज को आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ता है। तो इसको आप कट करते हैं और इससे आपका अंदर 1 टन पेपर बनता है। मान लो आपने ये 1 टन पेपर यूज़ किया, उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया, इसमें आधा आपने यूज़ किया, आधा फेंक दिया, फिर आप 1 टन और यूज़ करो तो फिर से आपको 17 ट्रीज कट करने पड़ेंगे। तो आप जो है वो पेपर का प्रॉपर यूज़ करें। क्या करें, प्रॉपर यूज़ करना है, जिससे कि हम कम से कम ट्रीज को काटें। ठीक है, अब कैसे आप इसको सेव कर सकते हैं? पहला हो गया, आप जो है वो कॉपी यूज़ करें, उसको फुल्ली यूज़ करें, मतलब उसका जो यूज़ है वो उसका बेहतरीन यूज़ करें। मान लो लास्ट क्लास में आपकी कुछ आपने कॉपी बनाई और उसमें आधी से ज़्यादा कॉपी खाली रहेंगी बहुत सारी, तो उन कॉपीज़ को आप एज अ रफ वर्क यूज़ करें। आप अलग से रफ कॉपी नहीं खरीदें, आप उन्हीं कॉपीज़ का रफ वर्क की तरह यूज़ करें, तो उसको बोलते हैं रीयूज़। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आप जो है वो पेपर के दोनों साइड लिखें, इधर भी लिखें और इधर भी लिखें, ये चीज़ है। और अपने आसपास के अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करें कि आपको पेपर कम से कम यूज़ करना है। आपको इस चीज़ को क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना है आपको अपने स्कूल में, अपने आसपास के दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ या अपने घरों में। ठीक है, और हमें प्रॉपर यूज़ करना है, ध्यान रखना है, मतलब इंटेलिजेंट एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ पेपर, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी लिस्ट होगी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कंप्लीट द वर्ड पजल। डाउन आपको जाना है और एक है आपका अक्रॉस। ठीक है, चलिए डाउन एंड अक्रॉस। तो डाउन में अगर आप देखें तो कहें स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। तो स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन आपका क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, इंडेंजर्ड। क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड आप नाम लिख लें पहले, डेंजर्ड। तो अब बताओ, इंडेंजर्ड ये आपका है। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर इंडेंजर्ड, आपको डाउन जाना है तो आप यहाँ जा सकते हैं, इंडेंजर्ड है ना। तो आपका, या अगर आप यहाँ लिखेंगे, मान लो आपने यहाँ लिखना है सर्च के इंडेंजर्ड, ई आ रहा है यहाँ पर, यहाँ तो जी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब कहाँ होगा, सेकंड वाले पे होगा। कहाँ होगा, सेकंड वाले। तो हो जाएगा इन डैन, GER, एक मिनट मैंने कहीं गलत कर दिया क्या, इंडेन, एक मिनट, ENDANGERED। यहाँ अगर हम करें END, इन डैन, ये नहीं हो रहा आपका है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें सही तो है, गुड गुड, पहला वाला ही हो जाएगा है ना, ये मैंने गलत लिख दिया। तो ENDANGER, इंडेंजर्ड, ये आपका हो गया इंडेंजर्ड। ठीक है, करेंगे अ बुक कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडेंजर्ड बुक। तो रेड डेटा बुक, तो ये आपका हो जाएगा रेड, RED, रेड डेटा। अच्छा इन्होंने दिया भी है रेड डेटा, और ये हो जाएगा BOOK, सही, यहाँ दिया भी इन्होंने कि 2 आपका यहाँ पर है। फिफ्थ आप देखें तो फिफ्थ में आपका है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, डिजर्ट्स, उससे क्या बन जाएगा आपका, डिजर्ट्स बन जाएगा। तो DESER, डिजर्ट्स, ये आपका डिजर्ट्स हो गया। ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट देखें तो पहला आपका हो जाएगा स्पीसीज विच हैव वेनिस्ड। तो जो स्पीसीज वेनिस्ड हो गई, सॉरी, जो स्पीसीज वेनिस्ड हो गई उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट। तो फर्स्ट वाले में किधर गया, फर्स्ट यहाँ, तो ये XTINCT, एक्सटिंक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें थर्ड में, स्पीसीज फाउंड ओनली इन द पर्टिकुलर हैबिटेट, तो इसको हम बोलते हैं एंडेमिक। क्या बोलते हैं, एंडेमिक। तो ENDEMIC, एंडेमिक हो गया। कैन वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया, बायोडाइवर्सिटी, BIODE, DIVERSITY, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फिल कर लें। तो ये मैंने आपको फिल कर दिया।
इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी पॉइंट्स थे ये सारे इंपॉर्टेंट, किसको क्या कहते हैं ये आपको आना चाहिए। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती, साइनिंग ऑफ।